नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर दूरदर्शन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं कि इंसान का कर्तव्य भी होता है कि शरीर को स्वस्थ रखें। पहला सुख निरोगी काया। वर्तमान समय में अभी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, इस समय में हम अपने शरीर का ध्यान कैसे रखें, क्या क्या सावधानी बरतें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है एमजीएम मेडिकल कॉलेज के हेड डॉक्टर सलील भार्गव। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, कोरोना का संक्रमण जो अभी है वो कैसे फैलता है? कोरोना का संक्रमण ये एक वायरस रहता है और मेनली ये हम जब खांसते छींकते हैं, बोलते हैं जोर से या गाना गाएंगे तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के साथ निकलता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों के माध्यम से भी फैल सकता है, जैसे खून के माध्यम से और माध्यमों से फैल सकता है, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट सांस के माध्यम से फैलने वाला ही हमारा ये सिम्टम्स है। सर, कोविड-19 और आम फीवर में क्या फ़र्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए समझना। जी। कोरोना के कारण जो बुखार रहता है वो साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही रहता है। इसमें हल्के से तेज थोड़ा सा बुखार आ सकता है। इसके साथ लेकिन लक्षण बाकी और भी हो सकते हैं, जैसे हाथ पैरों का टूटना, सर्दी खांसी, गला खराब होना, और यदि इससे ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो फिर सांस चलना भी उसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी लोगों का हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारी सूंघने की शक्ति या हमारे जो टेस्ट सेंसेशंस हैं वो भी कुछ कमज़ोर हो गए हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीजों में ये बात हो। जी। सिर्फ बिना लक्षणों के भी कोरोना हो सकता है? मतलब जैसे लक्षण देखे जाते हैं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, और अभी ये पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि बिना लक्षणों के भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 100 में से 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब उनको कोई लक्षण नहीं है, हो सकता है उनको बुखार भी नहीं हो, हल्का सा बुखार हो या उनको समझ में नहीं आ रहा हो। जी। तो आपने जो सवाल पूछा कि बिना लक्षणों के भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो कोरोना पॉजिटिव निकला, हमारे परिवार में, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर, तो हमको अपना ध्यान रखना होगा और समय रहने पर जाँच करानी पड़ेगी। सर, लोगों में एक बहुत बड़ा अभी डर ये है कि छूने से कोरोना हो जा रहा है, तो क्या वाकई में छूने से कोरोना हो रहा है? छूने से या खांसने छींकने से एक दूसरे के सामने, मेनली तो ये हमारा तरीका है जिससे कोरोना फैल रहा है, इसीलिए मास्क का उपयोग करते हैं। छूने से मतलब ये जैसे कोई व्यक्ति बैठा है और वो आपसे बात कर रहा था और ये सामने टेबल है जी। तो यहाँ पर वायरसेस आ गए। अब यदि ये वायरसेस को हमने टच किया तो कोरोना फैलने की संभावना है। मैंने एक मोबाइल का उपयोग किया और मुझे कोरोना का इन्फेक्शन है, अब वो मोबाइल मैंने आपको या किसी और व्यक्ति को दिया तो वो वायरसेस वहाँ से जा सकते हैं। जी। वहाँ से आते कैसे हैं? अब हमने उस मोबाइल को हमने हाथ लगाया और हमने हमारी नाक को, चेहरे को या आंखों को छुआ, तो अब वो वायरसेस हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तो सर, कोरोना का जो वायरस है वो बॉडी पर ही एक्टिव होता है? बॉडी पे एक्टिव रहता है और बाकी जगहों पर कुछ कुछ समय के लिए रहता है। तो जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम रह सकता है, लेकिन कोई जगह धूप में है या जहाँ से पानी गिर गया उस पर, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है या गायब हो सकता है वहाँ से। जी। तो सर, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? कोविड-19 के पेशेंट्स की डाइट जो है एक नॉर्मल डाइट रहती है, जिसको हेल्दी डाइट कहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 महीने में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें माँ के हाथ का खाना मिल रहा है या घर पे जो खाना बन रहा है वो काफ़ी हाइजीनिक फूड बन रहा है, हम बाजार का खाना नहीं खा पा रहे। तो घर का खाना सबसे स्वस्थ खाना कहलाता है, जिसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, घी, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं। आप कहेंगे कि बाकी और किसी को कोई बीमारी है तो उसको वो दवाई खाना खाना है। डायबिटीज़ वालों को अपना डायबिटीज़ का परहेज रखना चाहिए। हार्ट वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपना हार्ट का, ब्लड प्रेशर का परहेज रखना चाहिए। बाकी कोरोना की बीमारी के लिए कोई अलग से ऐसा परहेज नहीं है। आप अपना रूटीन खाना खा सकते हैं जो सुपाच्य हो, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी यही डाइट फॉलो करनी है? स्वस्थ व्यक्ति को अगले 6 महीने 1 साल जब तक कोरोना खत्म नहीं होता, हमको अपनी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। जी। इसके अलावा आपने जो खाने का बोला, खाने में हरी सब्जियां, फल, सूप, इसमें के पदार्थों का हम जितना सेवन करते हैं उसमें हमको विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने की 2 चीज़ और बता दूं, रेगुलर एक्सरसाइज हमको करना चाहिए।
प्रतिदिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ, जैसे 70 साल का भी व्यक्ति है तो उसको कुछ न कुछ थोड़ी देर चलना चाहिए जी। जो यंग लोग हैं उनको चलना दौड़ना चाहिए। जो बाकी लोग घर पे रहते हैं, इन 2 चीज़ों के अलावा, चलने दौड़ने के अलावा यदि प्राणायाम करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है। और इनकेस आप इन्फेक्शन से बचने की तो हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन यदि इन्फेक्शन हो भी गया तो अब हम उससे जल्दी बाहर निकल के आ सकते हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। जी सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि काढ़े का इस्तेमाल कीजिए, तो काढ़ा दिन में कितनी बार लेना चाहिए? काढ़ा हमारे आयुर्वेदिक सारी चीज़ों को मिलके बना रहता है और इसमें भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के पदार्थ रहते हैं। मैंने भी कभी कभी उपयोग किया है और हमारे पेशेंट्स को हम रेगुलरली उनको ऑफर करते हैं, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो काढ़ा जो है इसको एक बार मेरे ख्याल से ये लोग सजेस्ट करते हैं, हमारे जो फिजिशियंस रहते हैं आयुर्वेदिक जी, तो एक बार इट्स फाइन। ठीक सर, गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। ये चीज़ हम बार बार देख के आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी अपन देखते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे नाक के माध्यम से गले में जा रहा है, यहाँ पर कुछ समय रह के और फिर फेफड़ों में उतरता है जी। यदि हम गर्म पानी पीते हैं लगातार तो उससे यहीं की यहीं हम उस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। और यदि वो वायरस एक समय के साथ 2-3 दिन में, कुछ समय में ख़त्म हो गया तो वो नीचे नहीं उतरेगा और हम उस सीरियस बीमारी से बच सकेंगे। तो जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी यदि गर्म पानी लेते हैं और टॉलरेट करते हैं, अब जैसे मौसम ठंडा हो गया है तो हम लोग गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो हमें लेने में कोई परहेज नहीं है, लेना चाहिए। सर, यदि कोई महिला पॉजिटिव हो जाती है या होम क्वारंटाइन में रहती है तो क्या वो 14 दिनों के बाद खाना बना सकती है? खाना बनाना या और कोई काम करना उसका कोई बंधन नहीं है जी, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका, आप परिवार की सहायता कर रहे हैं। बस ये है कि हम जब अपने घर में कोई काम करें या क्वारंटाइन पीरियड के दौरान हमको दूसरे लोगों को इन्फेक्शन देने से बचाना है, उस टाइम अपन एक बार बात कर ही लें, एक बार फिर करेंगे जी। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जी। और सैनिटाइजेशन अपने घर का, इसका हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो खाना बनाना ही नहीं, अपने बाकी का, आप कहेंगे साहब कपड़े धो सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब जैसे खाना बना रही है और उन्होंने मास्क लगा रखा है जी, तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन बीमार होने के बाद जब घर पे आते हैं तो हम 14 दिन तक कम से कम क्वारंटाइन इसलिए बोलते हैं कि इन्फेक्शसनेस अभी बनी रहती है जी। हम उससे बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, डॉक्टर्स का भी, समाज का और हमारे सिस्टम का, कि ये बीमारी आगे नहीं बढ़े। हम इस चेन को जितना रोक सकेंगे उतनी अच्छी बात है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा। जी। जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं हम उससे पूछते हैं कि आप किसके कांटेक्ट में आए। उसने बोला साहब मेरे पास में एक मीटिंग चल रही थी, मेरे दोस्त बैठे थे, वो मेरे बिल्कुल पास में बैठे थे। अगला सवाल रहता है उन्होंने मास्क लगाया था? हाँ साहब हमने दोनों ने मास्क लगाया था या नहीं लगाया था? दूरी कितनी थी? 6 फीट से कम थी? तो ये 3 चीज़ों के माध्यम से हम तय करते हैं कि इट वॉज ए क्लोज कॉन्टेक्ट और नॉट। मास्क लगाना, डिस्टेंस और दूरी। तो यदि कोई व्यक्ति क्लोज कांटेक्ट में है तो उसको फिर संभावना रहती है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो जिस दिन से क्लोज कांटेक्ट में आए उसके 5 दिन से 14 दिन तक में उनको लक्षण आ सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस टाइम उस व्यक्ति के संपर्क में आए। आप देख रहे हैं कई सारे लोग आते हैं और फिर वो बताते हैं कि साहब मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, अपना ध्यान रखिए, आप जाँच कराइए। तो उस टाइम हमको ध्यान रखना है कि यदि 5 दिन से 14 दिन में कोई लक्षण आते हैं तो अपनी जाँच कराएं। यदि लक्षण नहीं भी आते तो भी यदि आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिव आए थे, वो स्ट्रांग थे, हम लोग बहुत नज़दीक थे, तो हम अपनी जांच करा सकते हैं। लेकिन 5 दिन से 14 दिन ये संक्रमण का पीरियड रहता है, इसको हमको ध्यान रखना है। इन्फेक्टिविटीनेस बढ़ी रहती है। इम्पोर्टेंट 5 डेज हैं मतलब जी। सर 14 दिन के बाद भी क्या डबल टेस्ट करवाना पड़ता है कोरोना के लिए? यदि एक बार क्वारंटाइन होने के बाद? जी, क्वारंटाइन होने के बाद आप बात करें, यदि एक बार पॉजिटिव आते हैं, कोई व्यक्ति जब पॉजिटिव आता है तो हम उसके 10 दिन बाद यूजुअली उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं जी, हॉस्पिटल में है। यदि नहीं है तो यदि वो चाहें, क्योंकि क्या रहता है उसके बाद उसको अभी समाज में जाना है, उसको अपनी दुकान खोलनी है। हम डॉक्टर हैं, मेरे को अपने मरीज देखने हैं, आप ऑफिस में जाना चाहती हैं, लोगों से मिलना चाहती हैं, परिवार से मिलना चाहती हैं, तो आप चाहें तो नेगेटिव जांच के लिए आप कर सकते हैं जो पब्लिक कॉन्टैक्ट में जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्टैक्ट में नहीं है वो फिर अपने काम को 14 दिन क्वारंटाइन रख के मास्क लगा के रिज्यूम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो सर जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं वो फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आए हैं, 14 डेज हमने उन्हें रख लिया है, सेकंड फिर उनका टेस्ट कर रहे हैं, दोबारा अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है?
हाँ, ये थोड़ा सा एक हमारा प्रशासकीय सवाल रहता है कि हमको इनका क्या करना चाहिए। यूजुअली एक मरीज पॉजिटिव आता है, उसके बाद नेगेटिव यूजुअली होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं 1000 में से 4-5 लोग पॉजिटिव लगातार बने रहते हैं, एक बार 2 बार आ जाते हैं। पॉजिटिव होने का हम एक फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। उसमें ये रहता है कि वायरसेस हैं लेकिन वो मृत हो चुके हैं, वो भी हमारा पीसीआर सिस्टम पकड़ लेता है उसको जी। लेकिन यदि वो उनके लक्षण खत्म हो गए, लक्षण क्या है, बुखार आना, खांसी आना, सांस, यदि वो सब ठीक है तो हम मान सकते हैं कि अब वो अपने घर पे क्वारंटाइन के साथ में रह सकते हैं। अब यदि आप चाहें, मैंने जैसा बोला कि यदि आप सोसाइटी में मूव करते हैं या आप ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं तो आप अपनी जांच फिर करा के फिर देख सकते हैं। यदि आप अपने घर पे ही रहते हैं, अपने ऑफिस में आप एक क्लोज सर्किट में काम करते हैं, क्लोज सिस्टम में, तो आप फिर टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। तो सर अगर कोई व्यक्ति लगातार पॉजिटिव आ रहा है तो उसे हॉस्पिटलाइज ही किया जाएगा? हॉस्पिटलाइज करना ये हम एक चिकित्सकों का निर्णय रहता है, और चूंकि अब आप देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है, अस्पताल के बेड हम उन लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं या उन लोगों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो सीरियस हैं, जिनको कोई इंजेक्शन देना है। तो अस्पताल में रखने की ज़रूरत पॉजिटिविटी के कारण नहीं है, हम उसको घर पे भी, कोई व्यक्ति पहली बार पॉजिटिव निकलता है और एसिम्प्टोमेटिक है तो भी हम उसको घर में रख रहे हैं, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव होना भर्ती करना जरूरी नहीं है, वो उसको घर पे भी रखकर उसकी जो आगे उपचार या उसकी निगरानी की जा सकती है जी। तो सर जो कोरोना है, आपने बताया कि सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग हाथ में लेते हैं और फिर सूंघते हैं, तो ये कितना सही है? सैनिटाइजर में अल्कोहल भी रहता है, परफ्यूम भी रहता है। मुझे मालूम नहीं किस चीज़ के लिए वो लोग सूंघते हैं, सूंघना कोई ज़रूरी नहीं है। सूंघने से नाक में जाके काम नहीं करता वो सैनिटाइज़र। वो सैनिटाइज़र तो लोकल सर्फेसेस के लिए है। तो हमने जैसे किसी चीज़ को हाथ लगाया जिसका हमको डर है कि उसको और भी काफ़ी सारे लोगों ने छुआ था, आप कहीं ऐसी जगह पे जा रही हैं, आपने टैप यूज़ किया, नल यूज़ किया, आपने मोबाइल यूज़ किया, आपने टेबल को हाथ लगाया, आप किसी कमरे में घुसे, तो हमको ये संभावना रहती है कि हमारे पहले कोई व्यक्ति ऐसा गया है जिसने, जो कि कोविड पॉजिटिव था और उसने उसको छुआ, तो हमको संभावना हो सकती है, तो हम सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं और ज़रूर करना चाहिए। सैनिटाइज़र का उपयोग आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग उसको अपने सामने रखते हैं, जेब में रखते हैं, और करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे और आपसे भी इन केस फैलने की संभावना है तो आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। लेकिन सूंघने वाली बात, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। सूंघने के लिए हम बाकी जो चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हैं, जैसे कुछ चीज़ों की भाप हम लेते हैं, यूकलिप्टस ऑयल, इसमें की चीज़, उनका उपयोग गर्म पानी में डाल के करते हैं तो वो हमारे काम की रहती है। सर भाप कहा आपने, तो स्टीम भी कोरोना के लिए मददगार है? जैसा मैंने आपको बताया, गर्म पानी जो काम करता है वही स्टीम भी काम करती है, बट एक लिमिट तक हम कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उपयोग करना चाहें वो स्टीम इन्हेलेशन, और उसमें मैंने जैसा बोला आपको, यूकलिप्टस ऑयल या कोई मेडिकेटेड ऑयल यदि यूज़ करते हैं तो उनको डिसइंफेक्शन इस ट्रैक्ट का होगा, जिससे कि यदि वायरसेस वहाँ प्रवेश कर चुके हैं या वहाँ रहने की संभावना है, हम उसको थोड़ा सा ख़त्म कर सकते हैं। सर सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत ज़्यादा करें तो क्या वो हानिकारक है? किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग हमेशा हानिकारक होता है। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े करना चाहिए, लेकिन आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, मरीज को बार बार छू रहे हैं, या आप ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे कि आपका उन चीज़ों के संपर्क में जहाँ काफ़ी सारे लोग उसको छू रहे हैं, तो हमको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बिना बात के हमको मन से डर के हर 10-10 मिनट में करने की ऐसी आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उपयोग किया, अब आपके हाथ क्लीन है, अब उसमें वायरस नहीं है। तो अनटिल एंड अनलेस आप फिर किसी ऐसी चीज़ को छूते हैं जहाँ से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है, उस सैनिटाइज़र के उपयोग की व्यर्थ कर रहे हैं और आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं। सर अभी डर इतना है लोगों में कि वो हर 10 मिनट में सैनिटाइजर लेकर उपयोग करते हैं। मैंने आपको वही बोला कि यदि हमको लग रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार किस चीज़ों के, जैसे कुछ नोट गिन रहा है या सरफेसेस में कांटेक्ट में है या पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम मना नहीं कर रहे। लेकिन वो व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है, जिसने किसी चीज़ को छुआ ही नहीं, घर में कोई हमारा कोरोना का मरीज भी नहीं है, तो फिर उनको व्यर्थ में डरने की आवश्यकता नहीं। सर कौन सा मास्क सही है? क्योंकि बीच में आया था कि N95 लगाएं, फिर आया कि घर का बना मास्क लगाएं, तो कौन सा मास्क सही है बचाव के लिए? आपकी बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ा के बताता हूँ। मास्क का उपयोग क्यों करना है? हम जब खांसते या छींकते हैं तो हमारे मुंह से वायरसेस निकलते हैं। तो यदि कोई कोरोना का मरीज अपने मुंह पर हाथ रखे बिना या कफ एटिकेट्स का पालन नहीं करता और ऐसे खांसता है, तो उसके खांसने के साथ में वायरसेस वातावरण में फैलते हैं। अब सामने कोई दूसरा एक और व्यक्ति खड़ा है जो स्वस्थ है और वो नज़दीक खड़ा हुआ है,
तो उसके बोलने और खांसने के दौरान जो वायरस निकलते हैं अब उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या उन सरफेसेस पे फैल सकते हैं। मास्क लगाने से हम एक बाधा क्रिएट कर देते हैं, अब वो फैलते नहीं हैं। सामने वाला व्यक्ति ने यदि मास्क लगा रखा है तो वो उसको इनहेल नहीं कर रहा। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जब मास्क लगा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये जो आपने मास्क लगाया इससे फैलेगा नहीं। और यदि आप सपोज करिए कोई हेल्थ केयर वर्कर का मेरा कहने से मतलब होता है नर्स, डॉक्टर या अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, यदि वो लोग हैं जो मरीजों के संपर्क में आते हैं या वातावरण के संपर्क में आते हैं तो उनको N95 मास्क का उपयोग करना चाहिए। अन्य व्यक्ति जो बाजार में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको यदि N95 के बदले अन्य तरह के जो मास्क उपलब्ध हैं, यदि वो साफ सुथरे और अच्छी क्वालिटी के हैं, उनको लगाते हैं तो वो भी उतने ही उनके लिए उपयोगी हैं। किसी मरीज के संपर्क में आने से वायरसेस को बचाने के लिए हमको N95 लगाना आवश्यक है। अदरवाइज हम रूटीन में हमारे जो 3 लेयर्ड मास्क, घर के बने मास्क, रुमाल जो हमारे पास तुरंत मिल जाए उसको लगाना चाहिए। पर लगाना ज़रूरी है। अभी तो हमको अगले 6 महीने से 1 साल जब तक हम कोरोना से मुक्त नहीं होते, मैं ऐसा कहूँगा, तब तक हमको लगाना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा। हम पिछले कई सालों से टीबी की बीमारी, सर्दी खांसी से लड़ रहे हैं। आप अभी देखते हैं कि हर साल जब सर्दी खांसी चलती है तो पूरा का पूरा शहर, देश ग्रसित हो जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे के सारे लोगों को सर्दी जुकाम खांसी चल रहा है। तो सिर्फ इसलिए फैलता था कि हम लोग मास्क या कवर नहीं करते थे। खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखना चाहिए, ये रखना चाहिए हमारा ऐसी कोहनी, या हमको कफ एटिकेट्स का टिश्यू रखना चाहिए, हम पालन करना, हम वो नहीं करते थे और इसलिए बीमारियां फैलती थी। तो सर आपको लगता है कि क्या हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे? क्यों नहीं। जब हम पोलियो से मुक्त हो गए, जो इतनी बड़ी बीमारी थी, कोरोना में खाली एक ही परेशानी, आपने वो चीज का अपन ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, कोरोना की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है जी। इन्फेक्टिविटी का मतलब ये कि यदि जरा सी गलती करी और वो आगे बढ़ता है, तो हम लोगों को उस चीज का यदि ख्याल रखेंगे तो हम सब लोग भी दूसरे देशों की तरह जो इससे मुक्त हुए हैं, हम लोग भी इससे बाहर निकल सकते हैं, जरूर जीत सकते हैं। सर अभी कोरोना का स्पेसिफाइड कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो आप क्या इलाज देते हैं मरीजों को? कोरोना वायरस का जैसे काफी सारे अन्य वायरसेस के भी इलाज हमारे पास नहीं है जी। एड्स का नहीं था लेकिन आ गया, स्वाइन फ्लू का नहीं था, आ गया। इसी तरीके से अभी सर्च चालू है। बट कोरोना जो हमारे शरीर में नुकसान करता है, जैसे ARDS नाम की बीमारी या फाइब्रोसिस या निमोनिया जो करता है जी। जो हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में खून को गाढ़ा करता है, तो हम उनको ट्रीट करके, कोरोना ने जो नुकसान किया उसको तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो तो शरीर उससे निपटता है वायरसेस से बॉडी इम्यूनिटी के द्वारा। लेकिन उसने जो हमारे शरीर में नुकसान किया है, हम उसको कंट्रोल करके उस व्यक्ति को ठीक करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग रिकवर हो रहे हैं। वो रिकवर कैसे हो रहे हैं? कोरोना जो डैमेज कर रहा है उससे हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, दवाइयाँ कुछ हद तक काम कर रही हैं। कोरोना के वायरसेस को तो बॉडी इम्यूनिटी से ही जीत सकते हैं, लेकिन उसने जो डैमेज किया है उसको हम दवाइयों के माध्यम से ठीक करके और हमारे मरीज को बाहर ले आते हैं। टीका कब तक आ सकता है, इसका वैक्सीन कब तक आ सकता है कोरोना का? हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, एक देश ने बना लिया, हमारा देश भी तैयार है। इसमें टीका शायद अगले 2-3 महीने, 6 महीने में बन जाएगा। 3 से 6 महीने का टाइम हम लोगों को लग रहा है। कोई भी नहीं बता पा रहा अभी सही टाइम कितना लगेगा, क्योंकि इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्राई किया जाता है और ये देखा जाता है कि इससे नुकसान तो नहीं हो रहा शरीर को, इससे जो फायदा चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तीसरी चीज़ महंगा नहीं हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें। तो जो वक्त है एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर होगा। लेकिन जैसे ही बनेगा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी कंपनीज तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों को लगेगा, तो उसका उपयोग करने के लिए हम तैयार हैं। सर एक और अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि कोरोना जो है कपड़ों से और बालों के माध्यम से फैल रहा है, तो क्या ये सही है? आपने एक सवाल जो पहले पूछा था, मैं उसी पे वापस आना चाहूँगा। जब भी कोई व्यक्ति खांसता छींकता है और मास्क नहीं लगाया, तो उसके कपड़ों पे, उसके सामने रखी चीज़ों पे, बॉटल्स पे, मोबाइल पे, कार के डैशबोर्ड पे, सामने व्यक्ति ने खांसा तो उसके बालों पे आ गया। तो अब यहाँ पे वायरस है, ठीक है। अब यहाँ से स्प्रेड कैसे होगा? तो अब यदि घर पे गया और उसकी माता राम ने उसको प्यार से हाथ लगाया सिर पे, तो उनके हाथ में वायरस आ सकता है। ये एक तरीका है बालों से। आपने बोला कपड़ों से, तो ज़्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो लोग बाजार में जाते हैं या ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे कोरोना के मरीजों के होने की संभावना है, तो उनको घर पे आके पहले अपने कपड़ों को धोने में डाल देना चाहिए, जिससे बाई चांस यदि उनके साथ वायरसेस आ गए हैं तो वो सादे गर्म पानी में हम धोएंगे तो वो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हम शरीर के अन्य हिस्सों में भी, शरीर के मतलब बालों, चेहरा, हाथ, कपड़े, हमारे मोबाइल्स, हमारी चाबियाँ,
यदि उनके साथ में हमारे साथ वायरसेस आए हैं तो हम उसको भी खत्म करने का या उसको रोकने का यदि हम करते रहेंगे प्रयास तो हम